जो संस्थागत कारक हैं, मैंने कहा ही आपको कि ये संस्थाएं करती हैं, जैसे खासकर भू सुधार। तो भारत में जैसे एक मुआवजा दे करके 1954 में ऑलमोस्ट कई राज्य, हालांकि तो स्टेट इसका मुद्दा है, कृषि मतलब भूमि जो है, कृषि नहीं भूमि, तो लेकिन फिर भी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में, चूंकि भारत आज़ाद जब हुआ 47 में, तो जमींदारों को लेकर के बड़ा तनावपूर्ण चल रहा था। अब भाई बहुत लंबे समय से वो उस भूमि के मालिकाना हक पर थे, अंग्रेज जो शासक थे वो जा चुके थे, तो उनको एक मुश्त मुआवजा दे करके जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ साथ बिचौलियों का उन्मूलन किया गया, जिसको हम एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म से, अर्थात अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था से भी संबंधित मानते थे, उसको भी सॉल्व किया गया। सबसे महत्वपूर्ण था मालिकाना हक। हालांकि ये जो चीज़ें थी व्यवहारिक स्तर पे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, कानूनी तौर पे, विधिक तौर पे दिखा कि हो गया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो बाहुबली थे पहले के, जो ब्यूरोक्रेसी में भी उन्हीं के लोग थे, तो प्रशासन से लेकर के जो विधानसभा या लोकसभा में थे वो लोग भी वहीं से, उसी वर्ग या समुदाय से बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था ग्रामीण क्षेत्रों में कि व्यवहारिक रूप से कम हो पाया। जिसका एक बड़ा कारण था कि नक्सलवाद या इस प्रकार के स्थानीय स्तर पे आंदोलनों का जन्म हुआ। लेकिन इसके बावजूद इन चीज़ों का समापन समय के साथ हुआ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हदबंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हदबंदी का इंग्लिश होता है लैंड एलिनिएशन, अर्थात इसमें टर्म ये हद मतलब एक लिमिट। तो देखा यह गया सरकार के द्वारा कि अगर आप कृषि कार्य करते हैं तो एक व्यक्ति या एक परिवार मैक्सिमम कितना क्षेत्र पर कृषि कर सकता है, अर्थात उसके हद को लिमिटेड करना, तो हद की सीमांकित करना। तो हदबंदी कार्यक्रम लाया गया। हालांकि ये दो प्रकार से लाया गया, सरकारी तौर पर और स्वयं, जैसे विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, सरकारी तौर पर क्या किया गया कि भूमि के लिमिट को, कि आप इतना ही भूमि रख सकते हैं। अब इसमें लोगों ने गलती क्या किया, सरकार से, ब्यूरोक्रेसी से मिल करके, कि अपने बच्चे के नाम पे, कुत्ते बिल्ली तक के नाम पे भूमि को ट्रांसफर कर दिया गया। अर्थात एक परिवार में उस समय बच्चे भी ज़्यादा होते थे, 10, 12, 15 तक, तो भूमि का बहुत बड़ा एरिया है, तो सबके नाम पे बांट दिए। भले बच्चा 1.5 साल का है, कृषि तो बहुत दूर की बात है, उसे खाने का समझ नहीं है अभी, क्या खाना है क्या पीना है, लेकिन उसके नाम पे भूमि दे दिया गया। घर के नौकर चाकर सबके नाम पर कर दिया गया। अर्थात जिस उद्देश्य से सरकार ने इस स्कीम को प्रस्तुत किया, क्रियान्वित करने का प्रयास किया, वो व्यवहारिक रूप से अमली जामा बन सका। और इसका सबसे बुरा स्वरूप देखने को मिला बिहार में। इसलिए आप देखोगे बिहार में जो नक्सलवाद का स्वरूप विकसित हुआ, पनपा, वो जातिगत नक्सलवाद से ज़्यादा संबंधित था। हालांकि सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी से उपजा। तो हदबंदी कार्यक्रम ये था। चकबंदी का मतलब होता है चक को बंद करना, लैंड कंसोलिडेशन, अर्थात बिखरा हुआ जोत है। जैसे इसके लिए भारत की संस्कृति भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार है परंपरागत रूप से। अब थोड़ा पैसा हमें हुआ तो हमने 1 बीघा या 10 कट्ठा यहाँ ले लिया, फिर 5 साल के बाद कुछ पैसा हुआ तो 10 कट्ठा वहाँ ले लिया। या कई बार देखेंगे भूमि का दान में मिलना, जो वहाँ के भूमिपति हैं उनको 5-7 लड़कियों के बाद एक रत्न पैदा हुए, तो उन्होंने पंडित जी या जो जो लोग घर में कार्य करते थे उनको 1 बीघा खेत दे दिया। तो एक को एक तरफ दिया, दूसरे को दूसरे तरफ दिया, तीसरे को तीसरे तरफ दिया। उसका खेत यहाँ भी है, 1 बीघा वहाँ पर है, आधा कट्ठा वहाँ पे है, इस प्रकार से बटा हुआ था। तो पगडंडिया अर्थात खेतों का विभाजन ज़्यादा हो गया। खेतों के छोटे छोटे विभाजन से खेत आर्थिक जोत के बजाय सामाजिक जोत में बटे हुए थे। और आर्थिक जोत का मतलब होता है वो क्षमता को मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो सरकार ने चकबंदी कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि बिहार में, झारखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये लगभग असफल रहा, क्योंकि वहाँ पर जो एक परंपरागत संस्कृति था, जातिगत समीकरण था, उसी की वजह से काफ़ी हद तक ये बिगड़ा। लेकिन इसके बावजूद अब काफ़ी हद तक ये होना शुरू भी हुआ है। और बिहार में असफल होने का कारण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सफल होने का कारण, जो एक तथाकथित सवर्ण और कुछ दलित जातियां थी उनमें मुठभेड़ था। अर्थात फिर ब्यूरोक्रेसी से मिल करके कुछ गलत सलत काम किया गया। जैसे उसमें यह था कि भूमि को बदला तो जाएगा, लेकिन बेहतर भूमि को बेहतर भूमि से ही बदला जाएगा। जैसे कैटेगरी बांटा गया, ए भूमि, बी भूमि, सी भूमि। तो किसी की ए भूमि का आप अधिग्रहण कर लो और उसको सी भूमि दे दो जहाँ जल की उपलब्धता नहीं है, तो फिर विद्रोह करेगा।
और ऐसे एक बार में कई लोगों की भूमि को दूसरे नाम पर चढ़वा दिया गया। पता चला उसके पास भूमि था नहीं, 60 बीघा खेत अपने आप आ गया। ऐसे मेरे गांव में मैंने कई बार विवाद देखा है। फिर भी चकबंदी का मतलब था जो बिखरा हुआ जोत है उसको एकत्रित करो, उसका विभाजन कम से कम हो, तो एक तो आपका श्रम बचेगा, अर्थात आप जैसे यहीं पर एक ही क्लास आपको करना हो, आप क्लासरूम से ही समझिए कि आपने एक बार जीएस किया, एक बार ऑप्शनल किया, यहीं पे दोनों क्लास हुआ, लगातार हुआ, आप घर चले गए, तो आपका 5-6 घंटा समय लगा, क्लास में ही मैक्सिमम लगा। लेकिन एक बार आपको सुबह में बुलाया जाए, फिर आपको एक बार दोपहर में बुलाया जाए, फिर एक बार आपको रात को बुलाया जाए, तो आने जाने का समय भी 3 बार लगेगा। प्लस आप कुर्सी या टेबल या बेड से सीधे उठ कर नहीं चले आते, आप थोड़ा बहुत तैयार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ब्यूटी पार्लर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बस कपड़ा चेंज करना होता है, तो उसमें आने जाने वगैरह में भी आपका बहुत सा टाइम बर्बाद होता है। ठीक इसी प्रकार से कृषि कार्य में भी होता था कि जोत बिखरा हुआ है तो श्रम बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण से बेहतर प्रकार से प्रत्येक भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो पाता था, और ये लॉस है। तो ये सारी चीज़ें इस संस्थागत पे किया गया। प्लस मृदा का सर्वेक्षण, भूमि का समतलीकरण। मृदा सर्वेक्षण में क्या है, किस प्रकार की मृदा में किस प्रकार का फसल बेहतर हो सकता है, आप देखेंगे। हालांकि ये सबसे बोरिंग प्रोग्राम माना जाता था। दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम होता था कृषि दर्शन, जिसमें इस बात को बताया जाता था विश्लेषण के साथ कि भारत के किस जिले में, आज भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कार्य कराता है सर्वेक्षण के अंतर्गत कि भारत के किस जिला के किस क्षेत्र की जो मृदा है, मिट्टी है, वो किस प्रकार की है, तो वहाँ पर किस प्रकार के फसल का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ रूप से हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो वो पर्यावरण सम्मत भी होगा, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट भी करेगा। तो मृदा सर्वेक्षण की प्रक्रिया में ये था। या भूमि का समतलीकरण, जैसे कई बार बंजर भूमि रह जाता था, तो जो उठा हुआ भूमि है उसके मिट्टी को काट करके यदि नीचे के भूमि पे जहाँ पानी जमता है तो दोनों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे इसको देखो, ये भूमि उठा हुआ है, ये धंसा हुआ है, इस पर पानी नहीं है, इस पर पानी जमेगा तो ना कृषि यहाँ होगा ना यहाँ होगा। इसको काट करके यदि इसको भर दिया जाए तो भूमि समतल हो जाएगा, तो दोनों ही जगह कृषि हो सकता है। इसके अलावा सहकारिता, कोऑपरेटिव्स का विकास, तो ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, संस्थागत कारक। और भारत में संस्थागत कारक, खासकर अब जो भू सुधार है वो काफ़ी हद तक अब सरकारें इस पर ध्यान भी कम दे रही हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि ऑलमोस्ट भू सुधार हो भी चुका है, जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। और दूसरा ये कि ये ऐसा मुद्दा हो जाता है कि कुछ लाभ हो या ना हो, हानि की संभावनाएं बोर्ड के अंतर्गत जरूर हो जाती हैं। इसलिए अधिकांश सरकारें इस मुद्दे से बचने का प्रयास करते हैं। आपको बढ़िया से पता होगा, वर्तमान सरकार ने कृषि के 3 कानून बनाए थे। निस्संदेह वो समय की मांग थे, लेकिन बेवजह कृषकों के दबाव में, विपक्ष के दबाव में उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा। एनीवे, तो खैर भू सुधार भी यही चीज़ें आती हैं। अब डिटेल में फिर एक अलग वीडियो में हम लोग आएंगे, तो इसके पक्ष क्या हैं या उसके लाभ क्या हैं, उनकी हानियाँ क्या हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। बट ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि संस्थागत कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं। जैसे कई बार आप देखेंगे यूट्यूब पे वीडियो में भी, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि सिंचाई के विकास को वो संस्थागत विकास में शामिल कर दे रहे हैं। यदि सिंचाई का विकास नहीं हुआ तो फिर निसंदेह कृषि पर तो असर पड़ेगा, लेकिन सिंचाई का विकास इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और संरचनात्मक घटक है, तो उसको हम उसी में शामिल करेंगे, है ना। तो ये हो जाते हैं संस्थागत विकास। और इसके अलावा जो सरकारी नीति है, जैसे कृषि के निवेश की नीति या कृषि क्रांति का निर्णय, प्रदेश का चयन, क्रेडिट कार्ड योजना, फ्री बिजली पानी के लिए योजना, जिस पर कि आज पंजाब के, हरियाणा के कुछ सीमित किसान इस पर फिर से आंदोलन करने की बात भी कर रहे हैं। कुसुम योजना मैंने आपको बताया ही कि जैसे सोलर एनर्जी से कैसे पंपिंग सेट चला सकते हैं। स्थानीय स्तर पर कृषक बिजली को बेच भी सकते हैं। स्मार्ट विलेज के जो वीडियोस आप देखेंगे मेरा, उसमें मैंने इसको डिटेल में चर्चा में समझाया है, बताया है कि तमिलनाडु का कौन सा गांव किस प्रकार से ऊर्जा बेच करके, बजट बना करके एक आदर्श गांव स्मार्ट विलेज बन चुका है। तो ओवरऑल शोध और विकास कार्यक्रम ये सब मिलकर के हो जाते हैं सरकारी नीति। अर्थात ये पांचों के पांचों फैक्टर्स भारतीय कृषि के निर्धारक हैं और इन्हीं पांचों में कई पॉइंट्स आते हैं। इन्हीं सब से मिलकर भारत में कृषि का निर्धारण होता है। सरकारी नीति में जैसे एमएसपी को लेकर के हम इसमें भी शामिल कर दे रहे हैं। एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, इसका निर्धारण होगा नहीं होगा, इसमें किन किन फसलों को शामिल किया जाएगा, इन सब का निर्धारण सरकार करती है।
अर्थात इन्हीं पांचों फैक्टर से, फिर मैं बता दूं आपको, पहला होगा भौतिक कारक, दूसरा होगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं परंपरागत कारक, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात अवसंरचनात्मक, चौथा संस्थागत अर्थात इंस्टीट्यूशनल, और पांचवा गवर्नमेंट पॉलिसीज अर्थात सरकारी नीति। इन तीनों को हम कहते हैं आधुनिक फैक्टर्स, जिनका विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ। विशेष रूप से 70 के दशक के बाद से इनका प्रभाव देखने को मिला। तो यही फैक्टर्स कृषि में क्रांति कितना होगा, किस प्रकार से होगा, या कृषि के किस स्वरूप में होगा, इस सब का निर्धारण करते हैं। तो आज का जो क्लास या वीडियो था इसी पर फोकस था। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं हम लोग। आगे के प्रत्येक टॉपिक्स पे भी कुछ आप पॉइंट्स देखेंगे कि किस प्रकार से संस्थागत कार्य, भू सुधार पे अलग एक टॉपिक है, एक अलग वीडियो है, उसको आप देखिए। या कुसुम योजना पे, चूँकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पीटी और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है, उस पर भी अलग से वीडियो है। तो आप देखिए और सीखिए, जानिए और अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए। तो नेक्स्ट आईएएस की ओर से ये सम्मिलित संप्रेषित एक वीडियो था। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।